हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, ये किसी कोर्स की स्लाइड्स जैसी हैं, लेकिन इनमें मनोविज्ञान के बड़े-बड़े सिद्धांत भरे पड़े हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को तेजी से समझना, जैसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या बस मनोविज्ञान की दुनिया में झांकना चाहता हो। हाँ, तो चलिए इस ज्ञान के भंडार को खंगालना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे सीखते और विकसित कैसे होते हैं। हमारे पास जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड और वाइगोत्स्की जैसे बड़े नाम हैं। शुरुआत पियाजे से करते हैं। उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो तो बहुत ही मशहूर है, और उसमें एक बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, जीववाद, एनिमिज्म। हाँ, जब बच्चा अपनी निर्जीव गुड़िया को भी जिंदा समझता है। बिल्कुल, या कहता है देखो चांद हंस रहा है, या गुड़िया को ठंड लग रही है। और पियाजे के लिए ये सिर्फ एक प्यारी बात नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि बच्चे की सोच हमसे, मतलब वयस्कों से बिल्कुल अलग होती है। अच्छा। हाँ, वो हमारी तरह तर्क से नहीं सोचते, उनकी अपनी एक दुनिया है। और पियाजे ने यही दिखाया कि ये विकास लगातार नहीं होता, बल्कि अलग अलग चरणों, मतलब स्टेजेस में होता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ एक जरूरी बात पर हमारे स्रोत ने ध्यान दिलाया है कि गुप्त अवस्था यानी लेटेंट स्टेट पियाजे के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है, लोग अक्सर इसे मिला देते हैं। तो ये है किसका हिस्सा? ये फ्रॉइड के सिद्धांत से है। पियाजे का पूरा ध्यान बच्चे की तार्किक सोच पर था, जबकि फ्रॉइड वो तो मन की अनकही गहराइयों में उतर रहे थे। तो चलिए फिर फ्रॉइड पर ही आते हैं। उनका सिद्धांत है मनोयौन विकास, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। बालक का अपनी माँ और बालिका का अपने पिता के प्रति आकर्षण। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हैं, बिल्कुल व्यवहारवाद से नहीं। ये दोनों बहुत अलग हैं। व्यवहारवादी हैं वॉटसन, स्किनर, हल। फ्रॉइड नहीं। ये एक एग्जाम अलर्ट भी है हमारे स्रोत में। तो एक मिनट, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद में? फर्क बहुत बड़ा है। यूं समझिए, फ्रॉइड मन की अंधेरी गुफाओं में टॉर्च लेकर उतर रहे थे, वो अचेतन मन की इच्छाओं को समझ रहे थे। और व्यवहारवादी? व्यवहारवादियों का मानना था कि मन एक ब्लैक बॉक्स है, हम उसके अंदर नहीं देख सकते, तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम देख और माप सकते हैं। यानी इंसान का व्यवहार? बिल्कुल, उनके लिए सीखना सिर्फ इनाम और सजा का खेल था। ये तो बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हो गईं। अच्छा, इसी कड़ी में एरिक एरिक्सन, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का भी जिक्र है। जी, एरिक्सन ने 6 से 12 साल की उम्र को, मतलब स्कूल जाने की उम्र को, उद्यम बनाम हीनता कहा है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। हाँ, और ये कितना सही है। स्कूल में बच्चा काबिलियत साबित करना चाहता है, अगर वो सफल होता है तो उसमें मेहनत करने का भाव आता है, जिससे उद्यम कहा गया। और अगर नहीं तो हीनता की भावना। सही। और फिर आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। उनके अनुसार जब नैतिकता सिर्फ दंड से बचने पर आधारित हो, जैसे बच्चा होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि डांट न पड़े, तो वो पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, प्री कन्वेंशनल। एकदम सही। उसकी नैतिकता बाहरी कंट्रोल पर निर्भर करती है। और लेव वाइगोत्स्की, उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, और ये पियाजे से बहुत अलग है। पियाजे के लिए विकास अंदर से बाहर की प्रक्रिया थी, बच्चा खुद अपनी समझ बनाता है। अच्छा। जबकि वाइगोत्स्की के लिए विकास बाहर से अंदर की प्रक्रिया है। बच्चा पहले समाज में बड़ों और दोस्तों के साथ सीखता है, और फिर वो ज्ञान उसके दिमाग का हिस्सा बनता है। वाह, मतलब एक बच्चे के दिमाग के अंदर झांक रहा है तो दूसरा समाज के असर को देख रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में वृद्धि और विकास के कुछ और नियम भी हैं, जैसे विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का उत्पाद है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। और एक खास टर्म है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। हाँ, ये एक नियम है कि शारीरिक विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसीलिए बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है और चलना सबसे आखिर में। समझ गया। तो ये तो हुई विकास की बात। अब थोड़ा बुद्धि और व्यक्तित्व की जटिलताओं पर आते हैं। हमारे स्रोत में जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत का जिक्र है, 3-डायमेंशनल थियरी। हाँ, ये बुद्धि को सिर्फ एक आईक्यू स्कोर की तरह नहीं देखता। गिलफोर्ड का मॉडल एक रूबिक क्यूब जैसा है। रूबिक क्यूब,
वो कैसे? क्योंकि इसके 3 आयाम है। पहला है संक्रिया, मतलब दिमागी प्रक्रिया। दूसरा विषय वस्तु, यानी किस तरह की जानकारी है। और तीसरा उत्पाद, यानी नतीजा क्या निकला। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। कोई आसान उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आप एक पहेली सुलझा रहे हैं, तो टुकड़ों की तुलना करना या सही जगह याद रखना, ये हो गई संक्रिया। ठीक है। पहेली के टुकड़ों की आकृतियां और रंग, ये हो गई विषय वस्तु। और जब पहेली पूरी हो जाती है तो वो तस्वीर हो गई उत्पाद। हाँ, अब समझ में आया। तो गिलफोर्ड का कहना है कि हमारी बुद्धि ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब से बनी है। जी, करीब 180। स्रोत में एक और जरूरी बात है कि ये त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, स्टर्नबर्ग या स्पीयरमैन का नहीं। अच्छा, और इसी में कैटल के कल्चर फ्री टेस्ट का भी जिक्र है? हाँ, कल्चर फ्री टेस्ट। इसका उद्देश्य यही है कि किसी की बुद्धि को उसकी सांस्कृतिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हुए बिना मापा जाए। मतलब ये टेस्ट किसी खास संस्कृति के ज्ञान पर आधारित नहीं होता? बिल्कुल। इसमें अक्सर पैटर्न और लॉजिक पर आधारित सवाल होते हैं, भाषा या सामान्य ज्ञान पर कम, ताकि सबको बराबर का मौका मिले। ये तो ज्यादा निष्पक्ष तरीका लगता है। अब अगर बुद्धि से व्यक्तित्व की ओर बढ़ें, तो शेल्डन का सिद्धांत है जो शरीर की बनावट को स्वभाव से जोड़ता है। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, मतलब गोल मटोल और सामाजिक, मस्कुलर और साहसी, और दुबले पतले और शांत। आज के दौर में मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को इस तरह के टाइप में बांटना बहुत सरल मानते हैं, लेकिन ये सिद्धांत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि हमने हमेशा शरीर और मन के कनेक्शन को समझने की कोशिश की है। सही बात है। और व्यक्तित्व को मापने के लिए हमारे सूत्रों में रॉरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का जिक्र है, स्याही के धब्बों वाला टेस्ट। हाँ, और उसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड। स्रोत में लिखा है 5 काले सफेद, 2 लाल काले और 3 रंगीन होते हैं। ये तो काफी विशिष्ट जानकारी है। जी, और ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसका क्या मतलब है, प्रक्षेपी? इसका मतलब है कि आप उन अस्पष्ट धब्बों पर अपनी सोच, अपने डर, अपनी इच्छाओं को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब डालते हैं। धब्बे तो बस एक बहाना है, कहानी तो आपके मन की होती है। अच्छा, बच्चों के लिए भी ऐसे टेस्ट हैं? CAT और DAT का जिक्र है। हाँ, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट और थीमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। सिद्धांत वही है। और इसी स्लाइड में एक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। बिल्कुल। यहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक प्रयोगात्मक विज्ञान बना। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, उनके मन को कैसे मापा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एक टीचर इन सारी जानकारियों का क्लासरूम में क्या करे? हाँ, और यहीं से बात आती है समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन। सही, समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि हर बच्चे की जरूरत को समझा जाए। स्रोत बताता है कि 1963 में सैमुअल किर्क ने पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा ना? बहुत, क्योंकि इसने उन बच्चों की समस्याओं को एक पहचान दी जो बुद्धिमान होने के बावजूद पढ़ने, लिखने या गणित में संघर्ष कर रहे थे। स्रोत में डिस्कैल्कुलिया का जिक्र है, जो गणित से जुड़ी समस्या है, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टेलर फ्रेम का भी। जी, टेलर फ्रेम अबैकस जैसा एक उपकरण है जिससे दृष्टिबाधित बच्चे गणितीय गणनाएं कर सकते हैं, और श्रवण अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा। ये सब दिखाता है कि सही मदद मिले तो हर बच्चा सीख सकता है। अब शिक्षण तकनीकों पर आते हैं। यहाँ एक बिंदु देखकर मैं थोड़ा चौंका। कौन सा? स्रोत में लिखा है कि शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब शिक्षक एकाधिकारवादी, मतलब ऑथोरिटेरियन हो। ये वाकई एक ध्यान खींचने वाला बिंदु है। आज के जमाने में तो हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को यहाँ रख रहे हैं। हो सकता है ये किसी पुराने दर्शन का हिस्सा हो, लेकिन हमें इसे आज के संदर्भ में आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। सही कहा, क्योंकि इसी स्रोत में दूसरे सूत्र भी हैं जो ज्यादा तर्कसंगत लगते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर जाना और अनिश्चित से निश्चित की ओर। हाँ, और एक तकनीक है भूमिका निर्वहन, यानी रोल प्लेइंग। स्रोत कहता है कि यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों को पूरा करती है। बिल्कुल, रोल प्लेइंग एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब एक छात्र किसी की भूमिका निभाता है तो वो सिर्फ रटता नहीं, बल्कि महसूस करता है और अभिनय भी करता है। और छात्रों को प्रेरित करने के लिए अब्राहम मास्लो,
उनका आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी। वो प्रसिद्ध पिरामिड है ना, जो बताता है कि हमारी जरूरतें एक के ऊपर एक टिकी होती है। एकदम सही। मैस्लो का कहना था कि आप आत्मसिद्धि के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब तक आपका पेट खाली हो या आपके सिर पर छत न हो। तो एक टीचर के लिए इसका मतलब है कि पहले बच्चे की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चा भूखा है या घर में असुरक्षित है तो उससे पढ़ाई पर ध्यान देने की उम्मीद करना मुश्किल है। स्रोत में सकारात्मक पुनर्बलक के उदाहरण भी हैं, टॉफी, बिस्कुट, पैसा, लेकिन कड़वी दवा नहीं। और एक एग्जाम अलर्ट है कि अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन खुद पुनर्बलन की कोई अनुसूची नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब है कि अभिप्रेरणा वो आग है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है, और पुनर्बलन यानी इनाम उस आग को जलाए रखने का एक तरीका है। दोनों जुड़े हैं पर एक ही चीज नहीं है। समझ गया। और आखिर में कक्षा प्रबंधन, स्रोत कहता है कि जटिल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निर्देश देना सबसे प्रभावी तरीका है। हाँ, जिसे चंकिंग भी कहते हैं। इससे छात्रों का तनाव कम होता है और सहकारी अधिगम में छोटे समूह होते हैं, बड़े नहीं, ताकि हर बच्चे को भाग लेने का मौका मिले। बिल्कुल। तो आज हमने मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की एक पूरी दुनिया की सैर कर ली, पियाजे के विकास के चरणों से लेकर मैस्लो के मोटिवेशन पिरामिड्स तक, और गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना से लेकर क्लासरूम मैनेजमेंट की तकनीकों तक। इन सभी सिद्धांतों में एक बात साफ है। क्या? कि ये सभी इंसान के सीखने, विकसित होने और व्यवहार करने के जटिल तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा। भले ही ये सिद्धांत अलग अलग लगे पर ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सिद्धांत, जिनमें से कई लगभग एक सदी पुराने हैं, आज के डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग के युग में कितने प्रासंगिक है? ये एक बेहतरीन सवाल है। जब एक बच्चा टीचर से ज्यादा स्क्रीन से सीख रहा है तो क्या वाइगोत्स्की के सामाजिक संपर्क के मायने बदल जाते हैं? या जब एआई